मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस तरह के सैकड़ों नारे गली गली में गूंज रहे हैं। पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, जेलों में डाल रही है, पीट रही है, कुचल रही है, लेकिन नारों का शोर कम नहीं हो रहा है। मोदी डरता है। बीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद अब 3 सवाल सबके मन में है। पहला, ब्रांड मोदी को इसका कितना नुकसान हुआ है। दूसरा, भाजपा को इसकी कितनी और कब तक कीमत चुकानी होगी। और तीसरा, जिस तरह से छात्रों को सरकार ने कुचला है, बिहार में 300 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, बंगाल और उत्तर प्रदेश में गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसका कितना फायदा कौन सी पार्टी उठा पाएगी और उठा भी पाएगी या नहीं। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके तैयार किया गया मोदी नाम का ब्रांड धुआं हो चुका है और अब उसे फिर से खड़ा नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी एक बुलबुला थे जिसके फूट जाने के बाद उसे फिर से गुब्बारा नहीं बनाया जा सकता है। सीधे कहें तो यह नरेंद्र मोदी और उनकी दहशत की सत्ता के अंत की शुरुआत है। दूसरा, भाजपा को इसका कितना नुकसान होगा। तो सीधा जवाब है, इसका अंदाजा लगाना भी अभी मुश्किल है, क्योंकि जिन बच्चों को सरकार ने बेरहमी से कुचला है, लड़कियों के कपड़े फाड़े हैं, डंडे घुसेड़े हैं, पैलेट गन मारे हैं, आंखों की रोशनी छीनी है, वो 16 साल से 25 साल की उम्र के बच्चे हैं। उन्होंने कांग्रेस या किसी और पार्टी की सत्ता देखी ही नहीं है। जब से बड़े हो रहे हैं भाजपा को ही देखा है और अब वो भाजपा से नफरत करते हैं, आरएसएस की सोच से नफरत करते हैं, नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। और ये वो पीढ़ी है जो कम से कम अगले 50 साल तक भारत की राजनीति को प्रभावित करने वाली है। तो बीजेपी, आरएसएस और उसके सबसे बड़े खंभे नरेंद्र मोदी से उनकी नफरत का कुछ भी असर नहीं होगा, ये मानना बेवकूफ़ी होगी। अब आइए तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक फायदा कौन उठाएगा। इसके 2 सिरे हैं। पहला सिरा यह है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी चुनावी राजनीति में उतरेगी, और उतरेगी तो उसकी नीतियां और कार्यक्रम क्या होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी नाम के प्रयोग से जनता बुरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के अंदर से ही पैदा हुई एक और नई पार्टी को लोग कैसे लेंगे, इसके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। खासकर उमर खालिद, शर्जील इमाम, आरक्षण और धर्म जैसे नाजुक मुद्दों पर सीजेपी की परख अभी नहीं हुई है। उमर और शर्जील के तो नाम से भी सीजेपी के लोग भागते रहे। अरविंद केजरीवाल नोट पर लक्ष्मी की फोटो छापने की वकालत करते हैं। पूरे दिल्ली चुनाव में उन्होंने भाजपा की सांप्रदायिक नीतियों पर कुछ नहीं कहा। उन्हें लगता था कि इससे हिंदू वोट छिटक जाएंगे। तो क्या सीजेपी भी वही करेगी? एक और बात, सीजेपी का कोई लोकतांत्रिक ढांचा अभी तक तो नहीं है। उसे अगर एक व्यापक समर्थन हासिल करना है तो आंतरिक लोकतंत्र साफ होना बहुत जरूरी है, और यह तुरंत नहीं हो सकता, आहिस्ता आहिस्ता होगा। तीसरे सवाल का दूसरा सिरा कांग्रेस पार्टी की तरफ मुड़ता है। सीजेपी के प्रदर्शन से मोदी सरकार जिस तरह से निपटी है और धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ा है, उससे क्या कांग्रेस को फायदा होगा? 25 जुलाई को आनन फानन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और तत्काल उसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया जाना कोई मामूली घटना नहीं है। अपने आप में मोदी के ढलते हुए सिक्के की खनखनाहट को दिखाती है। उधर जंतर मंतर पर युवा इस जीत का जश्न मना रहे थे और इधर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करने वाले सुरक्षा बलों के खिलाफ कार्रवाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए सीधे सीधे अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। राहुल गांधी ने शाह को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए बल प्रयोग को लेकर जवाबदेही की मांग की है, लेकिन अमित शाह की हिम्मत नहीं हो रही है संसद में इन सवालों का सामना करने की, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी भद्द पिटनी तय है। आपने देखा भी होगा 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र में विपक्ष काफी आक्रामक दिखा। विपक्ष दोनों सदनों में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग कर रहा था।
हंगामे के बीच कई बार सदन को स्थगित भी करना पड़ा। हम सभापति जी 20 जुलाई सोमवार पे छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज उससे और आखिरकार मोदी ने प्रधान का इस्तीफा लेकर जैसे तैसे अपना पिंड छुड़ाया। अब सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम से विपक्ष को कितना राजनीतिक फायदा होगा या हुआ है। क्या विपक्ष सरकार के खिलाफ एक प्रभावी नैरेटिव बनाने में सफल रहा है? इस सवाल का फौरन कोई सीधा जवाब देना इस समय संभव नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर विपक्ष की राजनीतिक ताकत बढ़ने से ज्यादा उसकी एकजुटता के रूप में सामने आया है, जिसकी विपक्ष को सबसे ज्यादा जरूरत थी, खासकर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में हुई भयानक टूट के बाद से। इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये कि यह केवल दिल्ली तक सीमित नहीं था, देखते ही देखते ये पूरे देश में फैल गया था, छोटे छोटे शहरों में भी, और सारी आवाजों ने मिलकर मोदी के तिलिस्म को नोच कर फेंक दिया। इस आंदोलन के दौरान विपक्षी दल पहले की तुलना में ज्यादा संगठित दिखाई दिए। सबको चौंकाते हुए इस आंदोलन ने कांग्रेस के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और दूसरे विपक्षी दलों को भी एक मंच पर ला दिया। पुराने तजुर्बे बताते हैं कि जब भी किसी सरकार के खिलाफ कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता है तो उसका राजनीतिक लाभ अक्सर विपक्षी दल को मिलता ही है। जैसे जेपी आंदोलन के समय जनता पार्टी को मिला था, उसने इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका था। इसी तरह अन्ना आंदोलन के दौरान सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी, विपक्ष में बीजेपी थी। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। मौजूदा स्थिति में कांग्रेस सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का प्रमुख चेहरा है। इसलिए सरकार विरोधी किसी भी बड़े आंदोलन का राजनीतिक लाभ कांग्रेस को मिलने की संभावना नजर आती है, लेकिन सवाल है कि कितना। देखिए, जेनजी ने वही मुद्दे उठाए जिन पर कांग्रेस पार्टी लंबे समय से काम कर रही थी, आंदोलन कर रही थी। रोजगार, शिक्षा और अवसर जैसे मुद्दों पर राहुल बेहद मुखर रहे। वो बार बार कहते रहे कि धर्म या नफरत की राजनीति से ऊपर उठकर जन सरोकारों की बात करनी होगी। इस आंदोलन ने युवाओं के मुद्दों को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। जंतर मंतर पर इकट्ठे सैकड़ों बच्चों ने कहा कि राहुल गांधी निर्विवाद रूप से इस देश के सबसे सुलझे हुए नेता हैं और नरेंद्र मोदी उनके सामने कहीं नहीं ठहरते। ऊपर से मोदी कई मुद्दों पर इस वक्त बुरी तरह से घिरे हुए हैं, जैसे राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा है, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का मुद्दा है, पेट्रोल में इथेनॉल का मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा तो है ही। इन सब को समग्रता में देखा जाए तो पिछले 12 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की छवि को जितना नुकसान पहुंचा है उतना पिछले 12 वर्षों में नहीं पहुंचा, और इसकी भरपाई भी असंभव नजर आती है। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पर अपनी भूमिका का विस्तार कैसे करती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।